हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। यह जो करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है, यह 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रख के यह सीरीज स्टार्ट की गई है। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 और अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे आने वाले जितने भी वर्ष हैं, महीने हैं, उन सब के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और जिसको एक सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें अभी तक हमने इस अप्रैल 2023 की श्रृंखला के अंतर्गत हमने राज्य व्यवस्था एवं शासन के टॉपिक को कंप्लीट किया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कंप्लीट किया और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी समसामयिकी मुद्दे अप्रैल 2023 में रहे, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करी। अब आते हैं, हमारा ये आज का चौथा टॉपिक रहेगा, सुरक्षा से संबंधित टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक आते हैं, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं और एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी को देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सब टॉपिक आता है अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के संदर्भ में, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में। हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी में अंतरिक्ष सशक्तिकरण पर चर्चा की है। यह किसके संदर्भ में है कि इसमें अंतरिक्ष सशक्तिकरण पर चर्चा की है। इससे अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष संघ ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी का आयोजन किया था। यह संगोष्ठी जो आयोजित की गई थी, यह मिशन डेफ स्पेस के तहत विचार विमर्श का एक हिस्सा है। मिशन डेफ स्पेस क्या होता है? यह भारत सरकार का एक पहल है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में रक्षा आवश्यकताओं के लिए एक अभिनव समाधान विकसित करना है। तो इस मिशन डेफ स्पेस का क्या मतलब है? इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है। और यह किसका कार्यक्रम है? यह IDSS का कार्यक्रम है, जो भारतीय रक्षित अंतरिक्ष संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उसके अंतर्गत मिशन डेफ स्पेस इसका कार्यक्रम है। इसमें स्टार्टअप, नवोन्मेषों और निजी क्षेत्रकों से समाधान प्राप्त करने के लिए 75 चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। इसमें आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं दोनों के लिए समाधान प्राप्त किए जाएंगे। इन चुनौतियों को रक्षा उत्पादन विभाग की मौजूदा पहलों में वर्गीकृत किया गया और इसमें रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना मैक फर्स्ट और मैक 2 को शामिल किया गया। अब पढ़ते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या है, जो DRDO की इसमें बात आई है। तो DRDO के बारे में देखते हैं कि यह क्या है और इसके साथ ही देखते हैं कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, जिसके द्वारा यह जो आयोजन किया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में एक एक की पॉइंट के वाइस पर देखते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, यह एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में विशेष रूप से निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग और विकास की दिशा में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों जैसे संचार, डिजाइन, विनिर्माण, प्रक्षेपण, संचालन, अनुसंधान एवं विकास आदि को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करना है। प्रचार प्रसार और सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारता निभाना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और इसके अंतर्गत इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव और भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी की ये पहल आयोजित की जा रही है। अब आज देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है और इसका मुख्य विजन अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों का विकास करके राष्ट्र को सशक्त बनाना। इसके मिशन के अंतर्गत जैसे युद्धक क्षमता की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए रक्षा सेवाओं की तकनीकी समाधान प्रदान करना, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से सुसज्जित करना है। इसके प्रमुख उत्पाद और विकसित प्रणालियां आते हैं जैसे अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें, ब्रह्मोस, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला है। अर्जुन, मैक फर्स्ट, AI आदि इसके अंतर्गत आती हैं और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स इसके अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के बारे में कि अंतरिक्ष का सशक्तिकरण क्या है। इसमें हथियारों को अंतरिक्ष से खगोलीय पिंड पर स्थापित करना शामिल होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे हथियार का भी विकास शामिल होता है जो अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और उन्हें पृथ्वी से बाह्य स्पेक्ट्रम में लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए उपग्रह आधारित प्रणालियाँ, अंतरिक्ष आधारित एंटी बैलिस्टिक या एंटी सैटेलाइट हथियार और उनके अनेक प्रकार स्पेस टू अर्थ वेपन जैसे अंतरिक्ष हथियारों की एक पूरी श्रृंखला की तैनाती की जा सकती है। अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के निम्नलिखित दो सबसेट होते हैं। पहला आता है अंतरिक्ष नियंत्रण और दूसरा आता है अंतिम बल अनुप्रयोग। अंतरिक्ष के सशक्तिकरण और अंतरिक्ष के सैन्यकरण का परस्पर एक दूसरे की जगह उपयोग किया जाता है, जिसमें भूमि, समुद्र, हवा पर आधारित सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना और अंतरिक्ष का सैन्यकरण कहलाता है। और इसमें सेना की जमीनी अवसंरचना की सहायता के लिए प्रारंभिक चेतावनी, संचार प्रणाली, नेविगेशन, कमान और नियंत्रण जैसी परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। अब अंतरिक्ष सशक्तिकरण के पीछे उत्तरदायी कारक क्या है? इसके पीछे उत्तरदायी कारकों को देखते हैं। जैसे पहला आता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना है। इसमें अन्य देशों में एंटी सैटेलाइट मिसाइल या अंतरिक्ष आधारित हथियारों से अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की रक्षा करना जरूरी होता है और इसके लिए कई देश अंतरिक्ष सशक्तिकरण का विकल्प अपना रहे हैं। फिर आता है युद्ध क्षमताओं में वृद्धि करने के संदर्भ में इसमें अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियां जैसे उपग्रह निगरानी, संचार प्रणाली, नेविगेशन प्रौद्योगिकियां भूमि, समुद्र, हवा आधारित सैन्य अभियानों की क्षमताओं में काफी सुधार लाती है और इसमें अंतरिक्ष आधुनिक युद्ध सामरिक योजना एक महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं। फिर आता है बाह्य अंतरिक्ष भू राजनीति के बारे में। यह चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के चौथे आयाम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें महाशक्ति के दर्जे को प्राप्त करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच प्रतिबद्धता के कारण चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और इससे भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी। और मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत में 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब आता है मौजूदा संधि अपर्याप्त है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष संधि स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करती है। इसमें गैर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे काउंटर स्पेस संबंधी क्षमताओं को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस तरह की चूक अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में एक संभावित कमी का कारण बनती है। अंतरिक्ष सशक्तिकरण के प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि हो रही है। इसके अंतर्गत मिसाइलों को नष्ट कर देने वाले हथियारों से बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है और क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में मलबा उत्पन्न होता है और यह केसलर सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है। तो केसलर सिंड्रोम क्या होता है? यह एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें पृथ्वी की चारों ओर कक्षा से कचरे की परिमात्रा उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां तक यह अधिक से अधिक अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करता है। इससे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाओं को सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। इसके संदर्भ में अब आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान के बीच एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम निम्न भूकक्षा में स्थायी रूप से स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त विकास, संचालन और उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। पहले से ही कम उपलब्ध रेडियो आवृत्तियों और कक्षीय स्लॉट की और अधिक संकीर्ण करना कि कक्षीय स्लॉट पर एकाधिकार या सुरक्षा के उद्देश्यों में सैन्य उपग्रह कक्षीय स्लॉट या रेडियो आवृत्तियों के गैर प्रकटीकरण के से रेडियो आवृत्तियों और कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता और कम हो सकती है और यह अवरोध वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यमियों के लिए गतिविधियों को दायरे को सीमित करता है। अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा को सक्रिय करेगा। इसमें अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के चलते राष्ट्रों के बीच अनिश्चितता, संदेह, गलत अनुमान, प्रतिस्पर्धा और आक्रामक तैनाती का माहौल बनता है। यह अंततः अंतरिक्ष में हथियारों की एक स्पर्धा को जन्म देता है और वर्ष 2019 में अमेरिका ने अंतरिक्ष अभियानों और रक्षा क्षेत्रों पर केंद्रित अमेरिकी सेना की एक अलग शाखा के रूप में यूएस स्पेस फोर्स बनाई है। यह रूस नोडल प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें भूमि स्तरीय एंटी सैटेलाइट हथियारों को काम कर रहा है और इस प्रणाली को निम्न भूकक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अब आता है महत्वपूर्ण अवसंरचना को प्रभावित करना। इसके अंतर्गत उपग्रह पृथ्वी की महत्वपूर्ण अवसंरचना के अलग अलग पहलुओं को समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें संचार नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन प्रणाली और आपदा प्रबंधन इसके अंतर्गत प्रमुख संरचनाएं इसको प्रभावित कर रही हैं। फिर आता है बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अन्वेषण पर प्रभाव के संदर्भ में कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियार रखने और उस क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में बदलने का खतरा बढ़ जाता है और बाह्य क्षेत्र के अन्वेषण अनुसंधान गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है।
अंतरिक्ष सशक्तिकरण के रोकने के लिए आगे की राह को देखते हैं कि इसमें जैसे अंटार्कटिका की तरह अंतरिक्ष को भी ग्लोबल कॉमन के रूप में मानना, कि अंटार्कटिका के समान अंतरिक्ष में भी ग्लोबल कॉमन के रूप में उपयोग करने के महत्व पर जोर देना चाहिए, जिससे इस विचार को बढ़ावा मिलेगा कि अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और सभी देशों के हित के लिए किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतरिक्ष संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग को प्रोत्साहित करता है, साथ ही यह अंतरिक्ष के सशक्तिकरण और सैन्यीकरण को भी हतोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क को बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में इसमें विनिमय निगरानी के माध्यम से अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के समाधान के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के संदर्भ में इसमें अंतरिक्ष सुरक्षा में कम औपचारिक आचार संहिता स्थापित करने हेतु समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, और यदि सभी सरकारें इसमें भाग नहीं लेती हैं तो भी जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिरोध उद्देश्य के दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म विकसित करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। प्रतिरोधक उद्देश्यों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में शामिल करने पर भी जोर दिया जाता है। सुरक्षित उपग्रह समर्पित संचार के संदर्भ में क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपग्रह समर्थित संचार की सुरक्षा को बढ़ाना और यह परमाणु और परमाणु स्तरों पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों को उपयोगी बनाता है। अंतरिक्ष आधारित इंटेलिजेंस निगरानी और पूर्व परीक्षण के संदर्भ में इसमें प्रभावी खुफिया जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण के लिए विशेष उपकरणों की तैनाती, समर्पित टीमों का गठन करने और अंतरिक्ष आधारित ISR क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में देखा जाता है। अब आता है कि अंतरिक्ष सशक्तिकरण को लेकर कुछ वैश्विक प्रयास किए गए हैं। जैसे पहला आता है बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में। बाह्य अंतरिक्ष संधि में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करती है, साथ ही यह खगोलीय पिंडों और सैन्य गतिविधियों को भी निषिद्ध करता है। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों को प्रस्तुत करना है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संदर्भ में इसमें संधि के तहत वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में और जल में परमाणु हथियार के परीक्षणों में प्रतिबंध लगाया गया। बाह्य अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा की रोकथाम के संदर्भ में इसमें अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना तथा शस्त्रों में स्पर्धा से बचना है। और इसके अन्य जो पहल की गई है उसके संदर्भ में देखते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनातों की रोकथाम और खतरे में करना कि यह चीन रूस प्रस्ताव, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोड और अमेरिका के ऑल्टोमेट समझौते में अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा को रोकने में ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसके संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं वामपंथी उग्रवाद के संदर्भ में कि वामपंथी उग्रवाद क्या है। इस उग्रवाद के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वामपंथी उग्रवादियों के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED डिवाइस के जरिए किए गए विस्फोट से कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की मृत्यु हो गई है। तो पहले देखते हैं कि वामपंथी उग्रवाद होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं, फिर आगे की चीज़ों को विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। जैसे वामपंथी उग्रवादियों को विश्व स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सलवादियों के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं और हिंसक तरीके से सत्ता स्थापित करने की प्रणालियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसका उनका उद्देश्य होता है। भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति का रीजन 1967 में नक्सलवादी आंदोलन या विद्रोह से संबंधित है और इसे 1970 के दशक के दौरान यह आंदोलन विभाजित गुटों में बंट गया और आज भी भारत के लाल गलियारे में माओवादी गुट लगातार सक्रिय है और इस गलियारे में मध्य और पूर्वी राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश शामिल है और इन राज्यों में इनकी सक्रियता अलग अलग स्तर पर देखी जाती है। भारत में वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के कारण को देखते हैं। जैसे शासन संबंधी कारक के संदर्भ में देखते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और कुशलतापूर्वक नीति से लागू करने में विफलता होना, अक्षमता और भ्रष्टाचार और शोषण के मामले में सरकारी तंत्र दोषपूर्ण होना, कमजोर शासन के चलते माओवादियों से वंचित क्षेत्रों में अपनी वैधता या औचित्य प्राप्त करने का अवसर मिल गया है, इसके संदर्भ में। अब आता है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के संदर्भ में देखते हैं। जैसे गरीबी या असमानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों को आगे बढ़ने में सहायता करती है।
भूमि अधिग्रहण किसानों या जनजातियों को विस्थापित करता है, साथ ही यह जनजातियों को वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा बोध को बढ़ावा देता है। जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक अलगाव का होना और वे स्वयं को उपेक्षित और मुख्य धारा के समाज से बहिष्कृत महसूस करते हैं। सड़कों, स्कूलों जैसी आधारभूत संरचना की कमी से दूर दराज और अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच उपेक्षा की भावना को बढ़ाया गया है। इसके संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक है। वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा के संदर्भ में देखते हैं कि राजनीतिक सुधारों और सहभागी लोकतंत्र की गति धीमी है और उपेक्षित समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय आबादी में राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है। इसके संदर्भ में देखा जाता है कि ये इसके प्रमुख कारक रहते हैं। कुछ शासन संबंधी भी हैं, कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं और कुछ वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा जो रहती है उसके संदर्भ में भी एक रेशियो बताया गया है कि इनका कितना परसेंट रहता है, कितना परसेंट नहीं रहता है। और देखते हैं ये इसमें जो इसका जो दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये समूह पाए जाते हैं, नक्सलवादी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड कौन कौन सी है, जहाँ ये रेड कलर के हैं तो ये बीच वाला एरिया है। फिर आता है हाईली अफेक्टेड, ये 4th नंबर पे आते हैं जो LOA से हाई एल अफेक्टेड है। मॉडरेट अफेक्टेड में ये ग्रीन है जो सब जगह फैले हुए हैं। फिर मार्जिनली अफेक्टेड जो है वो ऑल ओवर, मतलब नीचे का जो ये पूरे इंडिया के इस वाले क्षेत्र में नक्सलवादियों को देख सकते हैं, जिसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट 77 और 10 स्टेट को यह कवर करता है। अब आता है कि भारत में वाम उग्रवाद या वामपंथी उग्रवाद के बारे में। भारत में वामपंथी उग्रवाद की क्या स्थिति है उसका एक रेशियो देखते हैं कि 2009 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 77% घटनाओं में जो हिंसाएं हैं उनमें गिरावट देखी गई है। 2010 से 2021 में कुल मौतों में 85% की गिरावट आई है। 2020 से 2021 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों में क्रमशः 24% और 27% की गिरावट आई है। इसके संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं कि वामपंथी उग्रवाद के लिए जो राज्यों के लिए जो महत्वपूर्ण पहले स्टार्ट हुई हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहली पहल है वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का निर्माण करना। जब वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का निर्माण किया जाता है तो वह समग्र रूप से प्रभावी ढंग से उन्मूलन करने के लिए इसे 2006 में गृह मंत्रालय में इसका गठन किया गया। वामपंथी उग्रवाद प्रभाग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से सुरक्षा संबंधी योजनाओं को लागू करता है। इसके संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है कि वामपंथी उग्रवाद को 2006 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में क्षमता निर्माण करने वाले उद्देश्य से इसकी सुरक्षा संबंधी योजनाओं को लागू करना है। अब आता है वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसके संदर्भ में इस नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों, हकदारी आदि को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की परिकल्पना की गई। फिर आता है पुलिस बलों का आधुनिकीकरण से संबंधित अम्ब्रेला योजना की अलग अलग योजना है, जैसे इन उपयोजनाओं को निम्नलिखित में शामिल किया गया है। पहला आता है सुरक्षा संबंधी व्यय योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र प्रभावित राज्यों को प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करता है और इसके अलावा इसमें मारे गए घायलों, नागरिकों या सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान किया जाता है। सार्वजनिक अवसंरचनाओं सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो आकस्मिक प्रकृति की होती है। विशेष संरचना योजना के अंतर्गत इसके तहत सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्त प्रदान किया जाता है। नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच संपर्क अंतराल को समाप्त करने पर केंद्रित होता है। साथ ही स्थानीय लोगों के सामने स्पेशल फोर्स के मानवीय चेहरे को लाता है। अब आता है सड़क संपर्क में सुधार करने के संदर्भ में। सड़क संपर्क में सुधार करने के संदर्भ में रोड रिक्वायरमेंट प्लान फर्स्ट एवं सड़क संपर्क परियोजना को क्रमशः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। LWE से संबंधित मोबाइल टावर परियोजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना की मंजूरी दी है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा
गया है। अब पढ़ते हैं, माओवाद से निपटने के लिए 8 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसको 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए समाधान की एक रणनीति के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जिसके प्रमुख घटक हैं जो 8 हैं। तो उसके में पहला आता है स्मार्ट, पहला आता है स्मार्ट लीडरशिप, जिसमें कुशल नेतृत्व का होना। ए का मतलब होता है आक्रामक रणनीति का होना, कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी होना। एम का मतलब होता है प्रेरणा एवं प्रशिक्षण से संबंधित, की मोटिवेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए। कार्यवाही योग्य सूचना होना, कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस का होना। डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादन संकेतक होना, और KRA की रिजल्ट एरिया होना। और एच का मतलब प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और प्रत्येक रण क्षेत्र के लिए कार्य योजना करना तथा वित्त पोषण से पहुंच को प्रतिबंधित करना है। एन का मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि समाधान, यह एक तरीके की रणनीति है कि समाधान रणनीति को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें S4 स्मार्ट लीडरशिप, A4 एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M4 मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग, A4 एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D4 के डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादन संकेतक और KRA, और प्रौद्योगिकी का H4 हार्नेस टेक्नोलॉजी, A4 एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेटर, और N4 नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इसके संदर्भ में इसके 8 स्तंभ हैं। मतलब जो 2017 में वामपंथी उग्रवाद के लिए समाधान नामक रणनीति प्रस्तुत की गई थी, उसके संदर्भ में इसके ये सभी मुख्य पॉइंट हैं। अब आता है इसके आगे की राय में, कि क्या आगे के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं कि इस प्रक्रिया को बेहतर किया जाए और जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंसा ना हो, और यह जो प्रवृत्ति बढ़ रही है या फिर जो प्रवृत्ति है जिसमें जिस तरीके से गिरावट की स्थिति देखने को मिली है, तो इसको और नीचे तक या शून्य स्तर तक किस तरीके से किया जाए, तो इसके आगे में के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसे नीतिगत उपाय करना, नीतिगत उपाय के अंतर्गत इसमें उपायों को राज्य को सुरक्षा प्रदान करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रभावित क्षेत्रों में कुशल और जवाबदेह विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में उचित सुरक्षा रणनीतियों की आवश्यकता होती है जहाँ नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं, और जिन क्षेत्रों में नक्सलियों की उपस्थिति कम होती है वहाँ विकासात्मक पहल की जाती है। इसके संदर्भ में फिर आता है आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने के संदर्भ में एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए सराहनीय सफलता हासिल की है। कार्यवाही विजन आधारित, मिशन उन्मुख और आत्मविश्वास से निर्देशित थी, और साथ ही यह कार्यवाही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, योग्यता और क्षमता विकास के साथ विधिवत रूप से समर्थित थी। माओवादियों के वित्त पोषण को रोकने के संदर्भ में इसमें धन के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें वित्त के ज्ञात स्रोतों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। वित्त के स्रोतों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने चाहिए, और चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अवैध खनन और इमारती लकड़ी की कटाई और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जबरन वसूली या फिरौती इत्यादि भुगतान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए इत्यादि। इसके संदर्भ में माओवादियों के वित्त पोषण रोकने के संदर्भ में ये कुछ उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब आता है समावेशिता के संदर्भ में कि सरकार को भूमि और चुनावी सुधारों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि वंचित वर्गों के विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। समन्वय को मजबूत करने के संदर्भ में देखते हैं कि राज्यों और केंद्र या सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। इसमें एक समन्वय केंद्र, अंतर्राज्यीय समन्वय पर एक टास्क फोर्स और एक अंतर मंत्रालयीय समूह का गठन किया जा सकता है। इसमें निरंतर निगरानी की जा सकेगी और इस तरह के समन्वय को सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसमें उग्रवाद रोधी और जंगल युद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य पुलिस बलों के कौशल, मनोबल और परिचालन क्षमता को मजबूत करेंगे। पुलिस बलों में नवीनतम साधनों और उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। आम लोगों को जोड़ने के संदर्भ में देखते हैं कि नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता के लिए एक ठोस रणनीतिक संचार अभियान एक पूर्व शर्त है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में आम लोगों पर पंपलेट, क्षेत्रीय रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम, नाटक व थिएटर समूहों के आदि के माध्यम से पहुँचे जाना चाहिए। इससे संबंधित ये प्रमुख कुछ सुझाव दिए गए हैं।
अब पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ सुर्खियां आती हैं कि विश्व सैन्य व्यय के रुझान के संदर्भ में क्या सुर्खियां रही हैं। इसमें देखते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व सैन्य व्यय के रुझान की रिपोर्ट 2022 जारी की है। सिप्री की स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संघर्ष, आयुध, शस्त्र निर्माण और निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष बिंदु पर देखते हैं कि इसमें वर्ष 2022 में 5 सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरेबिया रहे हैं और कुल वैश्विक सैन्य व्यय में इन देशों की हिस्सेदारी 63% रही है। और भारत 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य व्यय के साथ और 2022 में विश्व में चौथा सबसे बड़ा व्ययकर्ता देश रहा है। अब पढ़ते हैं इसके संदर्भ में कि सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य प्रयास किए गए हैं। जैसे IDEX के बारे में, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के संदर्भ में, मेक इन इंडिया, पुर्जों और घटकों प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रमुख प्लेटफॉर्मों और उपकरणों, निर्यात के लिए 3 ऊपर जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की अधिसूचना आदि जारी की गई है। अब आता है कमांडर साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स के बारे में या CCOSW के बारे में। साइबर स्पेस संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सेना कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग संचालित करेगी। इसके अंतर्गत यह शत्रुओं की बढ़ती युद्ध क्षमताओं में उत्पन्न साइबर स्पेस संबंधी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की संरचनाओं की सहायता करेगा। यह नेटवर्क की सुरक्षा करेगा और साइबर डोमेन में तैयारी के स्तर को बढ़ाएगा। सेना विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने और इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लीड डायरेक्टरेट तथा टेस्ट बेड फॉर्मेशन भी नामित करेगी। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है। जैसे पहला कि वह साइबर स्पेस ग्रे जोन वॉरफेयर और पारंपरिक अभियानों दोनों स्थितियों में सैन्य क्षेत्र की एक आवश्यकता के रूप में उभरा है। ग्रे जोन वारफेयर के बारे में, यह एक शांति और युद्ध के बीच समय में होने वाली गतिविधियां होती हैं। कई देशों में साइबर युद्ध से संबंधित अपनी स्वयं की रणनीतियां बनाई गई हैं जो युद्ध के मैदानों में परिणामों को बदलने की क्षमता रखती हैं। शत्रु अति महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं जैसे बांध, बिजली, ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं आदि में साइबर हमला कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग और सरकार द्वारा डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रूप से सुविध प्लेटफॉर्म पर हमले बढ़ रहे हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियों को देखते हैं कि इनके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है। अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है, पर्याप्त अवसंरचना और प्रशिक्षण कर्मचारियों की कमी है और अभी भी देश की बढ़ती आबादी डिजिटल रूप से निरक्षर है। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं जिसमें आती है वर्ष 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति घोषित की गई थी। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क अपनाया गया था। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं पहला एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र के बारे में। यह घोषणा पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र जारी किया। इसके तहत व्यावसायिक स्पाईवेयर के दुरुपयोग में से पैदा होने वाले खतरों की पहचान की जाएगी और यह तकनीक प्रसार और उपयोग पर सख्त घरेलू अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों के महत्व को रेखांकित करती है। अब पढ़ते हैं स्पाईवेयर के बारे में कि स्पाईवेयर होता क्या है। स्पाईवेयर एक प्रकार की दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर होता है और इसे किसी एंड यूजर्स की जानकारी के बिना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता है। यह डिवाइस हमला करता है तथा संवेदनशील जानकारी और इंटरनेट उपयोग संबंधी डेटा को चुराता है। साथ ही इस डेटा को विज्ञापनकर्ताओं, डेटा कंपनियों तथा बाहरी यूजर्स के बीच प्रसारित कर देता है। अब पढ़ते हैं रैम्सवेयर रिपोर्ट 2022 के बारे में। यह रिपोर्ट भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल ने रैम्सवेयर रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। एसर्ट इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष बिंदु पर देखते हैं कि इसे 2021 से 2022 की तुलना में रैम्सवेयर की घटनाओं में 53% की वृद्धि हुई और इस वर्ष ऐसे हमले न केवल धन प्राप्ति से प्रेरित है बल्कि भू राजनीतिक संघर्षों में भी रैम्सवेयर हमले को बढ़ाने में योगदान दिया है तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को में व्यापक रैम्सवेयर हमले हैं और साथ ही इसमें बारंबारता और जटिलता में भी वृद्धि हुई है।
लॉकहीड भारत में सबसे ज़्यादा कुख्यात रेमडेसिविर वेरिएंट था और इसको मैकोप या DJVU या स्टॉप रेमडेसिविर का स्थान था और वर्ष 2022 में वाइस सोसाइटी और ब्लू स्काई जैसे नए वेरिएंट देखे गए। अब पढ़ते हैं कि रेमडेसिविर होता क्या है। रेमडेसिविर किस तरीके से वर्क करता है। जैसे रेमडेसिविर मैलवेयर की एक श्रेणी होती है और यह कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और उन्हें उनके अवैध उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी बना देता है। यह क्रिप्टो रेमडेसिविर लक्ष्य सिस्टम पर विविध फाइल्स को इनक्रिप्टेड करता है और जब तक फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक लॉकर रेमडेसिविर सिस्टम की स्क्रीन को लॉक कर देता है। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। अब पढ़ते हैं कि लॉकहीड रेमडेसिविर क्या होते हैं। लॉकहीड रेमडेसिविर को मैक उपकरणों की लक्षित करके हुए पाया गया है। यह एक तरह का यह एप्पल कंप्यूटरों को लक्षित करने वाला पहला प्रमुख रेमडेसिविर ऑपरेशन था। यह कौन सा था? एप्पल कंप्यूटरों को लक्षित करने वाला पहला रेमडेसिविर कंप्यूटर था या ऑपरेशन था। लॉकहीड रेमडेसिविर को लक्षित उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में घुसपैठ करने, महत्वपूर्ण फाइलों को इनक्रिप्टेड करने के लिए डिजाइन किया गया। यह लक्षित उपयोगकर्ताओं को फाइल को इनक्रिप्टेड करते समय फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है और इस कारण इसे ABCD वायरस घोषित किया गया है। फाइल को डिस्क्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करने की मांग करता है और इसके कारण इसे क्रिप्टो वायरस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह रेमडेसिविर एज ए सर्विस मॉडल पर कार्य करता है। अब आता है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में। चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिक उपयोग और कानून अनुपालन के लिए नशीले पदार्थों की उपलब्धता के बीच संतुलन को सुविधाजनक बनाने हेतु सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह दवा उद्योग के लिए व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी कम करेगा। इसके अंतर्गत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह अलग अलग संयुक्त राष्ट्र अभियानों नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के दायरे में नशीले पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होता है और इसकी संरचना नारकोटिक्स आयुक्त को 3 उप नारकोटिक्स आयुक्त सहायता प्रदान की जाती है। अब आता है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। भारतीय सशस्त्र बलों ने 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीदने की योजना बनाई है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है और इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर हुई। यह ठोस प्ररोधक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होती है और इसकी मिसाइल निर्देशन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत वैमानिकी शामिल है। अब पढ़ते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख अभ्यास के बारे में, जिसमें आता है पहला अभ्यास सेलेनेक्स के बारे में। सेलेनेक्स 23 यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास है। अभ्यास कवच यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बलों की परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब आता है अभ्यास स्कोप इंडिया 23 के बारे में। यह भारतीय वायुसेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। अभ्यास ओरियन यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एंड एयर स्पेस फोर्स FASP भाग ले रहे हैं और इसके अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना भी इसमें भाग ले रही है। फिर आता है इनियोचोस 23 यह भारतीय वायुसेना की एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी और इसे ग्रीस वायुसेना आयोजित किया जा रहा है। तो ये प्रमुख इसके अंतर्गत प्रमुख है सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।